नमस्कार का स्वागत है जहां हम स्रोतों की गहराइयों में उतरते हैं। आज हमारे सामने है ब्राजील की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा। और ये कहानी सिर्फ ब्राजील की नहीं है, इसमें अमेरिका ब्राजील संबंध और खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका भी जुड़ी है। हाँ बिल्कुल। और आज जो भी हम चर्चा करेंगे वो आधारित बोल्सोनारो सेंटेंस 27 इयर्स ब्रिक्स ब्राजील डेयर्स ट्रंप एंड यूएस रिएक्शन, इसी से हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सही। तो मतलब हमारा लक्ष्य है इस पूरी घटना को समझना, सजा क्या है, क्यों दी गई, कौन लोग इसमें शामिल हैं, और हाँ, दुनिया की राजनीति पर खासकर अमेरिका और ब्रिक्स देशों के रिश्तों पर इसका क्या असर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा घटना से। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने जेल की सजा। ये भी हाल ही में हुआ है। 27 साल, ये तो बहुत लंबी सजा है, वो भी किसी पूर्व राष्ट्रपति के लिए। किन आरोपों में, मतलब क्या किया था उन्होंने? आरोप बहुत गंभीर हैं। सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि 2022 में जो चुनी हुई सरकार थी उसे गिराने के लिए तख्ता पलट की साजिश रची, और इसके साथ साथ हथियारबंद आपराधिक गुटों से संबंध रखना, लोकतंत्र को हिंसा से खत्म करने की कोशिश करना, और सरकारी संपत्ति मतलब जो देश की धरोहर है उसे नुकसान पहुंचाना, ये सब शामिल है। क्या ब्राजील में ऐसा पहले भी हुआ है, मतलब किसी राष्ट्रपति पर लोकतंत्र के खिलाफ जाने का आरोप और इतनी बड़ी सजा? नहीं, यही बात इसे खास बनाती है। तो बोल्सोनारो ब्राजील के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें लोकतंत्र पर हमले के लिए इतनी कठोर सजा मिली है। 5 जजों की बेंच थी, उनमें से 4 ने सजा के पक्ष में फैसला दिया। अच्छा, ठीक है, ये तो सजा की बात हुई, लेकिन ये सब हुआ कैसे? थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्राजील के बारे में हम जानते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, आबादी करीब 21 करोड़, अमेज़न के जंगल, और हाँ, ब्रिक्स और G20 का सदस्य भी है, अहम देश है। बिल्कुल। और किरदारों की बात करें तो एक तो जाहिर है जाइर बोल्सोनारो खुद, पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें अक्सर उनकी बातों और नीतियों की वजह से दक्षिण अमेरिका का ट्रंप कहा जाता था। वो ट्रंप के बड़े समर्थक भी थे और उनके समकालीन भी। और दूसरी तरफ है मौजूदा राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा, ये भी पुराने नेता हैं, पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं 2002 से 2006 तक, और फिर 2022 में बोल्सोनारो को हराकर लौटे। जी, और एक और अहम किरदार हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 2017 से 2021 तक वो बोल्सोनारो के करीबी माने जाते थे। और एक नाम और बहुत जरूरी है, ब्राजील सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंडर डी मोरेस। इनकी भूमिका इस पूरे मामले में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रही है, चुनाव के दौरान भी और बाद में भी। हाँ, मैंने सुना है बोल्सोनारो का कार्यकाल वैसे भी काफी विवादों में रहा था, है ना? चौंकाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे विश्लेषण में ये बात आती है कि बोल्सोनारो का मानना था कि वोटिंग से देश नहीं बदलता, बल्कि देश में गृह युद्ध छिड़ना चाहिए। उनका तो ये तक कहना था कि अगर इसमें कोई 30,000 लोग मर भी जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। ये सोच ही मतलब लोकतंत्र के बिल्कुल उलट है। और मानवाधिकारों पर क्या सोचते थे वो? विश्लेषण के मुताबिक वो जेल को बहुत अच्छी जगह मानते थे और कैदियों पर टॉर्चर के समर्थक थे। उनका मानना था कि अपराधियों से सख्ती से निपटना चाहिए, चाहे टॉर्चर ही क्यों ना करना पड़े। जाहिर है मानवाधिकार वाले उनके बहुत खिलाफ थे। और महिलाओं को लेकर भी उनकी टिप्पणियां अक्सर विवादों में रहती थी। जी हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में एक उदाहरण भी है। उन्होंने संसद में एक महिला सांसद रोजारियो पर बहुत ही भद्दी टिप्पणी की थी, जिसकी चर्चा टाइम मैगजीन तक में हुई थी। और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से नहीं चूकते थे। विश्लेषण में इसका भी जिक्र है। और कोरोना महामारी ने तो ब्राजील को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया था, उस पर उनका क्या रवैया था? हाँ, मौतों के मामले में ब्राजील दुनिया में दूसरे नंबर पर था, लेकिन विश्लेषण बताता है कि जब उनसे मौतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी लापरवाही से कहा, तो क्या, कुछ लोग तो मरेंगे। और ये भी कहा कि वो इस सवाल से बोर हो गए हैं। ये सब बातें उनके कार्यकाल की एक अलग ही तस्वीर बनाती हैं। तो ये सब समझने के बाद अब आते हैं उस घटना पर जिसने इस टकराव को हवा दी, 2022 का चुनाव। यहीं से चीजें तेज हुई। हाँ, विश्लेषण बताता है कि बोल्सोनारो ने चुनाव से काफी पहले ही, मतलब 2021 में ही, अपने समर्थकों को उकसाना शुरू कर दिया था।
वो कहने लगे थे कि 2022 के चुनाव में ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए नतीजों पर भरोसा मत करना, उन्हें मानना मत। और मजे की बात ये कि वो खुद उसी ईवीएम सिस्टम से जीतकर राष्ट्रपति बने थे। और क्या उन्होंने सीधे सीधे ट्रम्प की तरह करने को कहा, जैसे अमेरिका में कैपिटल हिल पर हुआ था? जी बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार उन्होंने साफ साफ कहा कि जैसा ट्रम्प समर्थकों ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर किया था वैसा करने को तैयार रहो। मतलब अगर वो हारे तो नतीजों को मत मानो, जरूरत पड़े तो सड़कों पर उतरो। विश्लेषण में इसकी तुलना भारत में भी ईवीएम पर उठने वाले कुछ सवालों से की गई है। तो चुनाव के नतीजे क्या रहे आखिर? प्री पोल सर्वे तो कह रहे थे कि बोल्सोनारो को शायद 38% वोट मिले, लेकिन जैसा विश्लेषण में कहा गया है, कुछ आरोप लगे कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ और उन्हें 43% वोट मिले। पर फिर भी लुला डा सिल्वा 48% वोट ले गए, करीब 5% के अंतर से जीत गए। लेकिन चुनाव वाले दिन भी कुछ गड़बड़ हुई, माहौल शांत नहीं था? हाँ, स्रोत ये बताता है कि चुनाव वाले दिन बोल्सोनारो के समर्थक गुटों ने और कुछ पुलिस वालों ने भी उन इलाकों में सड़कें ब्लॉक कर दी जहां लूला के समर्थक ज्यादा थे। कोशिश यही थी कि लोग वोट डालने जा ही ना पाए। यहीं पर जज अलेक्जेंडर डी मोरेस सामने आए। उन्होंने पुलिस चीफ को सीधी चेतावनी दी कि अगर रास्ते नहीं खुले तो गिरफ्तार कर लूंगा। इस धमकी के बाद ही रास्ते खुले। और जब नतीजे आ गए, बोल्सोनारो हार गए, तब क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। जैसा वो इशारा कर रहे थे, उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया, ईवीएम में धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया, नतीजों को माना ही नहीं। माहौल बिल्कुल खराब हो गया। और इसी के बाद हुई वो 8 जनवरी 2023 की हिंसा। आए और उन्होंने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, इन सब पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की आग लगाई। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही जैसा अमेरिका में कैपिटल हिल पर हुआ था। हाँ, पूरी दुनिया ने इसे 6 जनवरी 2021 की कैपिटल हिल हिंसा से ही जोड़ा है। विश्लेषण में भी यही कहा गया है कि सबने यही माना कि बोल्सोनारो के समर्थक उन्हीं के इशारे पर ट्रंप के समर्थकों के रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जब ये सब हो रहा था तब बोल्सोनारो खुद कहाँ थे? ये एक दिलचस्प बात है। विश्लेषण कहता है कि हिंसा भड़कने से ठीक कुछ दिन पहले 31 दिसंबर 2022 को बोल्सोनारो देश छोड़कर अमेरिका चले गए, फ्लोरिडा। माना जाता है कि यह जानबूझकर किया गया ताकि बाद में वो कह सकें कि देखो, हिंसा के वक्त तो मैं देश में था ही नहीं, मेरा इससे कोई सीधा लेना देना नहीं। उस समय अमेरिका में बाइडेन राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ किया? विश्लेषण के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने कोशिश की थी। बोल्सोनारो से कहा था कि नतीजे मान लो, हिंसा मत भड़काओ, लेकिन बोल्सोनारो ने उनकी बात नहीं सुनी, अनसुना कर दिया। तो फिर ये कानूनी कार्रवाई कब शुरू हुई? जब बोल्सोनारो ब्राजील वापस आए? हाँ, बोल्सोनारो मार्च 2023 में वापस ब्राजील लौटे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और खासकर जज मोरेस की निगरानी में 8 जनवरी की हिंसा और तख्तापलट की कोशिशों की पूरी जांच शुरू की। और तभी अमेरिका में सत्ता बदल गई, ट्रंप वापस आ गए। इसका कुछ असर पड़ा इस केस पर? ये तो बड़ा नाटकीय मोड़ है। हाँ, अब बहुत बड़ा मोड़। विश्लेषण के अनुसार 2024 में जैसे ही ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, चीजें तेजी से बदली। बोल्सोनारो के बेटे हैं एडुआर्डो बोल्सोनारो, वो खुद भी सांसद हैं ब्राजील में। वो फौरन अमेरिका गए और ट्रंप प्रशासन में लॉबिंग शुरू कर दी। उन्हें ये समझाया कि लूला सरकार तो बस बदला ले रही है बोल्सोनारो परिवार से। और ट्रंप प्रशासन ने क्या किया? मान ली उनकी बात, बोल्सोनारो का पक्ष लिया और जबरदस्त तरीके से लिया। विश्लेषण बताता है कि ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील से अमेरिका आने वाले सामान पर अचानक 50% टैरिफ लगा दिया। बहुत भारी टैरिफ। मतलब ब्राजील का सामान अमेरिका में लगभग 1.5 गुना महंगा हो गया। सीधा नुकसान ब्राजील के निर्यातकों को। और आरोप यही है कि ये सीधे सीधे बोल्सोनारो के बेटे के कहने पर हुआ, ताकि लूला सरकार पर दबाव बने और वो बोल्सोनारो पर कार्रवाई रोक दे। बाप रे, ये तो सीधा आर्थिक दबाव। क्या लूला सरकार डर गई, झुक गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण कहता है कि लूला ने बहुत कड़ा स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि ब्राजील भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका और ब्राजील के व्यापार में अमेरिका फायदे में है, ट्रेड सरप्लस में। मतलब अमेरिका ज्यादा बेचता है ब्राजील को, तो टैरिफ वॉर से अमेरिका को भी नुकसान होगा। लूला ने साफ कर दिया कि वो देश की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। तो मतलब ट्रंप प्रशासन खुलेआम दखल दे रहा था। क्या ये दबाव सिर्फ टैरिफ तक ही रहा या न्यायपालिका पर भी गया? नहीं, सिर्फ आर्थिक नहीं रहा। विश्लेषण बताता है कि जुलाई 2025 में अमेरिका ने ब्राजील के उसी जज पर, अलेक्जेंडर डी मोरेस पर, प्रतिबंध लगा दिए।
उन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया। ये वही जज थे जो बोल्सोनारो केस देख रहे थे। ये तो न्यायपालिका पर सीधा हमला था। एक जज पर प्रतिबंध। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सधा हुआ लेकिन कड़ा जवाब दिया। उन्होंने अमेरिका को याद दिलाया कि भाई ब्राजील एक अलग देश है, यहाँ का कानून अलग है, आपका कानून यहाँ नहीं चलता। उन्होंने अमेरिकी दबाव को पूरी तरह खारिज कर दिया। और इस सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ड्रामे के बावजूद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया। बिल्कुल, अमेरिकी टैरिफ भी लगे रहे, जज मोरेस पर प्रतिबंध भी लगे रहे, लेकिन ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया। बोल्सोनारो को 27 साल 3 महीने की सजा और साथ ही 2060 तक चुनाव लड़ने पर रोक। मतलब एक तरह से सियासी करियर खत्म। तो अब क्या लग रहा है, इस फैसले के बाद लूला की स्थिति कैसी है ब्राजील में? विश्लेषण से तो यही लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन के इतने दबाव के आगे नहीं झुकने से लूला की छवि और मजबूत हुई है। देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। उन्होंने ये दिखाया कि ब्राजील बाहरी दबाव में नहीं आएगा। और अमेरिका, उनकी तरफ से किस सजा पर कोई बयान आया है? हाँ, अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि वो ब्राजील की इस कार्रवाई पर उचित प्रतिक्रिया देने पर विचार कर रहे हैं। अब ये उचित प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देखना होगा। जाहिर है बोल्सोनारो और उनके समर्थक तो खुश नहीं होंगे। उनका क्या कहना है? उनके समर्थक तो यही कह रहे हैं कि लूला ने सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित किया है, ये राजनीतिक बदला है। और विश्लेषण में ये भी बताया गया है कि बोल्सोनारो ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक अमेरिकी लॉबिस्ट जेसन मिलर को भी हायर किया है। इनका नाम पहले भारत के संदर्भ में भी आया था। और कुल मिलाकर ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। इसमें एक देश की अंदरूनी राजनीति है, चुनावी झगड़ा है, दो बड़े नेताओं की अपनी केमिस्ट्री है या दुश्मनी कह लें, और फिर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, खासकर अमेरिका का सीधा दखल, सब कुछ उलझा हुआ है। हाँ बिल्कुल, सार यही है कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अपने ही देश में तख्ता पलट की कोशिश के गंभीर आरोप में 27 साल की सजा हुई है। और ये तब हुआ जब अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने न सिर्फ भारी आर्थिक दबाव डाला बल्कि केस के जज पर भी प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन इन सब के बावजूद ब्राजील की सरकार और न्यायपालिका झुकी नहीं। इस पूरे मामले से सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, क्या सबक मिलता है? मेरे ख्याल से और जो विश्लेषण से भी लगता है वो ये है कि ये घटना दिखाती है कि कैसे किसी देश की घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, खासकर अमेरिका जैसी, आपस में जुड़ी होती हैं। लेकिन ये भी दिखाती है कि अगर देश के संस्थान मजबूत हों और नेतृत्व दृढ़ हो तो बाहरी दबाव का सामना किया जा सकता है। लूला का ट्रंप के सीधे विरोध के बावजूद ये कदम उठाना, ये ब्राजील की विदेश नीति और शायद ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स के लिए भी आगे चलकर काफी मायने रख सकता है। और हमेशा की तरह सुनने वालों के लिए एक सवाल, जब कोई बाहरी ताकत खासकर व्यापार और प्रतिबंधों का इस्तेमाल करके किसी दूसरे देश के अंदरूनी न्यायिक और राजनीतिक मामलों में दखल देती है, तो उस देश की संप्रभुता पर और पूरी दुनिया की व्यवस्था पर इसका लंबे समय में क्या असर होता है? क्या ऐसी घटनाएं अमेरिका के खिलाफ खड़े होने वाले देशों या समूहों जैसे ब्रिक्स को और पास लाएंगी? सोचिएगा जरूर।